रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशी बहुत ही तेज तर्रार लड़की थी। इसी के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी मिजाज की भी थी। उसके जिद्दी और बेधड़क बात करने की वजह से उसके लिए आए हुए सारे रिश्ते टूट जाते थे। एक दिन आशी एक कैफे के बाहर टैक्सी का वेट कर रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार से कार आकर उसके ऊपर कीचड़ उछाल के चली जाती है, जिस वजह से उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो चिल्लाकर बोलती है, अबे ओ अमीर बाप की औलाद, सड़क क्या तेरे दहेज में मिली है जो जहाँ दिल आएगा वहीं गाड़ी चलाएगा। आशी के इतना कहते ही वो गाड़ी कुछ दूर जाकर रुक जाती है और उसमें से आहान नाम का एक लड़का बाहर आता है, जो आशी के पास जाकर बोलता है, हाँ, तुम्हारे बाप ने ही तो की है मेरे नाम, जहाँ मन करेगा वहाँ गाड़ी चलाऊंगा। ओ मिस्टर, एक तो मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, ऊपर से ऐसे बात कर रहे हो। अरे तमीज नहीं है क्या जरा भी तुम में? तमीज की बात आप ना ही करे तो अच्छा होगा मिस। माना मुझसे गलती हुई है, जिसके लिए मैं आपको सॉरी बोलने ही आया था, पर आपकी बात सुनकर लगा कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। इतना बोलकर आहान वहाँ से चला जाता है और आशी उसकी कार का नंबर याद कर लेती है, जिसके बाद में वो अपने घर वापस आती है तो उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ वंदना बोलती है, हाय दैया, कहाँ से कीचड़ में लेट के आ रही है? मुझसे कुछ मत पूछो, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है। आशी अपने कमरे में बैठकर आहान के बारे में ही सोच रही होती है और खुद से बोलती है, कुछ तो बात थी उस लड़के में जो उसने मुझे इतना करारा सा जवाब दिया। अब तो मैं उस लड़के को अपना बना कर रहूंगी। अगले दिन वो उसके कार का नंबर पता करवा लेती है और उसे पता चलता है कि वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता है। इसी के साथ साथ उसे उसका नाम तक पता चल जाता है। आशी शाम को उसकी कंपनी के बाहर खड़ी होती है और जैसे ही आहान अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता है, वो एकदम से उसकी कार के सामने आ जाती है और आहान जोर से ब्रेक लगाता है, जिसके बाद वो कार से उतरकर उसके पैर की तरफ देखता है कि उसे तो चोट लगी हुई है और इसी के साथ साथ उसका खून बह रहा है। आहान उसे अपनी गोद में उठाकर कार में बिठा देता है और वहां से सीधा क्लिनिक लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग करते हैं, जिसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर घर जा रहे होते हैं। तभी बीच में आशी बोलती है, थैंक यू सो मच और सॉरी यार उस दिन के लिए, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। इट्स ओके, वैसे गलती मेरी भी है। कुछ भी हो, मुझे एक लड़की से इतनी बुरी तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे कोई बात नहीं, तो अब हम दोस्त बन सकते हैं। इतना कहने के बाद में दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं और एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गृह प्रवेश के समय आहान की माँ काशी और उसकी छोटी बहन रीना दोनों उसका स्वागत करती है, जिसके बाद रीना बोलती है, माँ, भैया तो बिल्कुल परी जैसी भाभी लाए हैं, अब तो मुझे भाभी से अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। अरे पागल, तुझे तो इन दोनों को गिफ्ट देना चाहिए और उल्टा तू ही मांग रही है। चल हट, अब इन दोनों को आराम करने दे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और आशी ये नोटिस करती है कि उसकी सास और ननद में तो बहुत प्यार है। इसी के साथ उसकी सास उससे कभी भी नहीं लड़ती, तो वो सोचते हुए खुद से बोलती है, ये माँ बेटी का प्यार तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अरे लोगों की सास इतना लड़ती है, झगड़ती है और मेरी है कि कुछ कहती ही नहीं। इतनी अच्छाई मुझसे हजम नहीं होती, कुछ ना कुछ तिगड़म तो लगाना ही पड़ेगा मुझे। जिसके बाद वो देखती है कि रीना को कोई लड़का बाइक पर छोड़ के गया है, जिसके बाद वो तुरंत किचन में जाकर अपनी सास को बोलती है, माँ जी, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरे हिसाब से आपको रीना को समझा के रखना चाहिए। क्या हुआ बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? अरे मैंने आज रीना को एक अनजान लड़के के गले मिलते हुए देखा। उस लड़के ने रीना का हाथ भी पकड़ा हुआ था। पर ऐसा कुछ होता तो रीना मुझे बता देती। वही तो,
आप उस पर इतना भरोसा करती हैं और वो आपके पीठ पीछे ये सब करती फिर रही है। उसे मत बोलना कि मैंने कुछ कहा है, खामखा कहेगी कि मैंने आपके कान भरे हैं। नहीं नहीं बहू, तू उसकी भाभी है, भला तू क्यों उसका बुरा सोचेगी। ये सब सुनकर काशी को यकीन नहीं होता कि रीना उससे इतनी बड़ी बात छुपा रही है। जिसके बाद रीना के घर आने पर काशी उसे गुस्से में बोलती है, कहाँ थी इतनी देर तक? समय का कुछ ख्याल है या नहीं? आज के बाद इतनी देर तक तू घर से बाहर नहीं रहेगी, समझी? इतना कहकर काशी वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ का ऐसा रवैया देखकर रीना हैरान रह जाती है और अपनी भाभी को बोलती है, भाभी आज माँ को क्या हुआ है? आज से पहले उन्होंने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। अब मैं क्या कहूँ रीना, अगर कहूँगी तो बुरी बन जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलिए। माँ जी को लगता है कि तुम उनकी दी हुई आजादी का गलत फायदा उठा रही हो, किसी के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा। रीना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद में आशी अपने हाथ पर पट्टी बांध लेती है। कुछ ही देर बाद में आहान भी ऑफिस से घर वापस आता है और आशी जैसे ही पानी की ट्रे आगे करती है, आहान की नजर उसके हाथ पर जाती है, जिसके बाद वो बोलता है, तुम्हें चोट लग गई और फिर भी तुम काम कर रही हो? मैं अभी माँ और रीना से बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी सी बात के लिए आप उन्हें परेशान मत कीजिए। और वैसे भी मैं इस घर की बहू हूँ, ये काम करना तो बनता ही है। उन दोनों की बातें रीना चुपके से सुन रही होती है और वो समझ जाती है कि आशी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। जिसके बाद वो ये सब जानकर अपनी माँ को बता देती है। अगले दिन जब सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी काशी बोलती है, रीना आज मैंने तेरे पसंद की सब्जी बनाई है, जरा चख कर तो देख। मुझे नहीं खाना। भाभी आप मेरे लिए पास्ता बना दोगी प्लीज? क्यों, माँ के हाथ से अच्छा अब भाभी के हाथ का खाना लगने लगा है क्या? हाँ, क्योंकि जिस माँ को अपनी बेटी पर भरोसा ही नहीं, उस माँ के हाथ का खाना मुझे खाना ही नहीं है। मुझे तुझ पर भरोसा नहीं होगा, बल्कि तू ही मुझसे आजकल बातें छुपाती है। वो तो बहू ने मुझे बताया कि तू किसी लड़के से गले मिल रही थी। भला मैं क्यों बातें छुपाने लगी? वो तो भला हो भाभी का, जिन्होंने मुझे आपकी सोच के बारे में बता दिया। दोनों की बातें सुनकर आशी डर जाती है कि अब तो दोनों को पता चल जाएगा कि ये सब उसकी ही चाल थी। इतने में ही आहान बोलता है, आप दोनों अपनी बकवास बंद कीजिए और मुझे ये बताइए कि आप दोनों घर का सारा काम उस पर ही क्यों डाल देते हैं? कल उसके हाथ में चोट लगी थी, फिर भी वो सारा काम कर रही थी। अरे मैं तो भूल गई कि किचन में दूध गैस पे रखा है, मैं जरा देख कर आती हूँ। कहाँ चली भाभी? अब चाल चली है तो उसका अंजाम भी देखना पड़ेगा। जिसके बाद रानी और काशी आहान को सब कुछ बताती है कि आशी ने तीनों से एक दूसरे के बारे में झूठ बोला है ताकि तीनों के बीच में गलतफहमी हो जाए। ये सब सुनने के बाद में आहान बोलता है, आशी तुम अपने परिवार के साथ ऐसा कर रही थी, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। आशी को अपनी गलती का एहसास होता देखकर काशी और रीना उसे माफ कर देती है और आहान भी उसे दूसरा मौका देता है। जिसके बाद आशी अपने परिवार के साथ प्यार से रहने लगती है। राखी अपने कॉलेज के इवेंट में जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है और अपनी मम्मी हेमा को अपनी ड्रेस दिखाने के लिए जाकर उनके सामने कहती है, मम्मी मेरी ड्रेस देखो ना, आज मेरा इवेंट है, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना? अरे मेरी गुड़िया तो बहुत अच्छी लग रही है, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाती है तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो दर्द से करहाते हुए हल्का चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। जिसके बाद हेमा उसे संभालकर उठाती है और उसके बेड पर लिटा देती है। जब वो 5 मिनट के बाद हॉट पैड और चाय लेकर दोबारा अपनी बेटी के कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी बेटी कमरे में है ही नहीं। जैसे ही वो उसे आवाज लगाती है तो राखी वॉशरूम से निकलकर आ जाती है। साथ ही उसकी उदासी को देखकर हेमा कहती है, पीरियड्स हो गए ना तुझे? हाँ मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। राखी के इतना कहते ही उसके फोन पर कॉलेज में से मैसेज आता है कि आज का इवेंट 2 दिन के लिए पोस्टपोन हो गया है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन राखी के पेट का दर्द कम ही नहीं होता।
साथ ही उसकी कमर में भी काफी दर्द रहता है। और 2 दिन के बाद राखी का इवेंट होता है। राखी को कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसे में वो डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे पेन किलर देती है और राखी कॉलेज पहुंचकर उस पेन किलर को खा लेती है, जिससे मिनटों में उसको कुछ आराम मिल जाता है और फिर वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दे देती है, जिसके बाद उसे विनर घोषित किया जाता है। और घर लौटकर वो अपनी मम्मी को ट्रॉफी दिखाते हुए कहती है, मम्मी देखो, मैं फर्स्ट आई हूँ। शाबाश मेरी लाडो, सुबह तुझे कितना दर्द था, फिर भी तू परफॉर्मेंस करके ट्रॉफी ले आई। अरे कहाँ मम्मी, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा था, बस फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं डॉक्टर के पास चली गई। उन्होंने मुझे दवाई दी और मेरा दर्द छूमंतर हो गया। बेटा ये बहुत गलत बात है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। ऐसी पेन किलर का असर सीधा हमारे गर्भाशय पर होता है, जो आगे जाके प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत करता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। राखी को फिर से पीरियड्स का पेन होता है और वो अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो एक गोली निकालकर खाने ही वाली होती है कि तभी उसको उसकी मम्मी की बात याद आती है। लेकिन अगले दिन उसे फिर से बहुत दर्द होता है और पीरियड्स के 3 दिन वो कॉन्टिन्यूसली दवाई का सेवन करती है और कहती है, सॉरी मम्मी, आपने मना किया था, लेकिन फिर भी इस बार दवाई खा ली है। मुझसे ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता, क्या करूं मैं? पेन किलर खाने के बाद राखी बहुत आराम महसूस करती है और वो रेस्ट भी कर लेती है। अगले दिन राखी का पेन कम होता है और वो शॉपिंग से वापस लौट ही रही होती है कि एक वैन आती है और उसका मुंह बंद करवाकर उसे अंदर बिठा देती है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, आज तू बचेगी नहीं, अब तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगा, देख तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। छोड़ो छोड़ो, मुझे यहाँ क्यों लाया? काटने के लिए लाया हूँ। काटने? प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? इतना कहते ही वो लड़का अपना मास्क हटा देता है और उसी के साथ वो दोनों लड़के भी। ऐसे में वो लोग उसके सामने केक रखकर और पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट करते हुए बोलते हैं, अरे केक नहीं काटना क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू राखी, हैप्पी बर्थडे टू यू। गौरव, तुम यहाँ? इसका मतलब तुम मुझे परेशान कर रहे थे। तुम्हारी तो अब आया ना मजा। यार ऐसे कौन मारता है, मैं तो तुझे सरप्राइज दे रहा था। सरप्राइज माय फुट, ऐसे कौन करता है यार? तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गई थी, नमूने कहीं के। अच्छा छोड़ वो सब, अब केक काटते हैं। अच्छा, तो तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? हाँ स्वीटू। इसके बाद वो सभी के साथ केक कट करती है, जिसके बाद गौरव उसे सरप्राइज कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। तभी राखी को हल्का हल्का पेन शुरू हो जाता है और वो उदास होती है। ऐसे में उसे उदास देखकर गौरव बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? अभी तो इतनी खुश थी, अचानक ऐसे सैड सैड क्यों हो गई? एक्चुअली मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पीरियड से मैं 3 दिन से ऐसे ही तड़प रही हूँ। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? और सुनो, तुम ये नहीं खाओगी, तुम्हें नुकसान करेगी। रुको, मैं कुछ और ऑर्डर करता हूँ। वेटर सुनो, एक वेजिटेबल सूप लेके आओ। ओके सर। गौरव, तुम सच में बहुत अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम्हारी ऐसे टाइम में केयर नहीं करूँगा तो कब करूँगा? मैं जानता हूँ तुम्हें कितना पेन हो रहा होगा, शायद मेरी केयर करने से तुम्हारा पेन थोड़ा कम हो जाए। तुम हमेशा ही ऐसे मेरा साथ दोगे तो मैं तो फॉरएवर ही चंगी रहूंगी। आई लव यू गौरव। आई लव यू टू स्वीटू। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वेटर सूप लेकर आता है और उसे पीने के बाद राखी को बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। कुछ समय गुजर जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और साथ ही अपने घर वालों को अपने इस रिश्ते के बारे में बताकर शादी करने की अनुमति ले लेते हैं। अगले हफ्ते ही दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। राखी घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन राखी रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास निर्मला वहां आती है और उससे कहती है, अरे बहू, मैंने ना मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे बेटे की शादी अच्छे से निपट जाएगी तो मैं अपने घर में जगराता करवाऊंगी।
इसीलिए मैंने पंडित जी से बात करके अगले हफ्ते ही घर में जगराता रखवाया है। ठीक है माँ जी, मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। हाँ बहू, ये लिस्ट दे दी है, अब जा और हलवाई वाले से बात कर लियो। निर्मला की बात सुनकर वो जगराते की तैयारियां करने लगती है। 3 दिन बीत जाते हैं और उसे दर्द फिर से महसूस होता है, जिससे राखी सब समझ जाती है और कैलेंडर को देखकर कहती है, ओह नो, मेरे तो पीरियड्स आने वाले हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मुझे पीरियड्स हो गए तो मैं पूजा में नहीं बैठ पाऊंगी और इतने सारे काम वो कौन करेगा? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। राखी अपनी ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड को बताती है और वो उसे पीरियड्स गैप करने की पिल्स के बारे में सब बता देती है, जिसे खाने के बाद कुछ दिन के लिए पीरियड्स स्किप हो जाते हैं और वो अच्छे से जगराते के फंक्शन को अटेंड भी कर पाती है। तभी अगले दिन वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है, थैंक यू सो मच यार, तेरी वजह से तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म हो गई। वक्त गुजरता जाता है। राखी अक्सर इसी तरीके से पीरियड स्किप करने की पिल्स को लेकर गैप देना शुरू कर देती है। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं, पर अभी तक राखी को बच्चा नहीं हो पाया था। ऐसे में उसकी सास उसे ताने मारते हुए कहती है, अरे नास पीटी करमजली, कितना टाइम हो गया तेरी शादी को? अरे मुझे पोते पोतियों का सुख देगी भी या नहीं? और कितना टाइम लगेगा? तुम दोनों कोशिश तो करते हो ना, या वो भी नहीं करते? माँ जी, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, हम कोशिश तो कर रहे हैं। अपनी सास के तानों से परेशान होकर राखी गौरव के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है, जहाँ उसके सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कहती हैं, मिसेस राखी, आई एम सॉरी, बट आपके इंटरनल एरिया में इन्फेक्शन हो गया है, जिस वजह से आप बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगी। पर डॉक्टर, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने शादी से पहले और बाद में भी पीरियड्स को लेकर उसको रोकने या उसके दर्द को बंद करने के लिए काफी मात्रा में ऐसी पिल्स ली हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जितना जल्दी हो सके आप इसका इलाज करवा लीजिए तो बेहतर होगा। हो सकता है इलाज के बाद आप माँ भी बन सकें। डॉक्टर की बात सुनकर राखी बुरी तरह से टूट जाती है और फिर कहती है, क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे ये खुशी नहीं मिली? मम्मी सही कहती थी, मुझे पेन किलर नहीं खाने चाहिए, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। उस दर्द से तो ये दर्द कहीं बुरा है। मैं इस दर्द का क्या करूं? राखी, संभालो अपने आप को, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। सुना नहीं डॉक्टर से? रो मत, अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ वक्त में दोनों वापस घर आ जाते हैं और काफी समय तक राखी का इलाज चलने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और ऐसे ही एक दिन उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। पूरे 9 महीने बीत जाते हैं और वो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और फिर सभी मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दिव्या और उसका पति विक्रम दोनों दिल्ली के बड़े से हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। दोनों में बड़ा ही प्रेम भाव था। ऐसे ही दिव्या रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर अपना और अपने पति का नाश्ता तैयार करती है, जिसके बाद दोनों नाश्ता करके एक साथ ही कार से हॉस्पिटल जाते हैं। ऐसे ही शाम को दोनों पति पत्नी कार में बैठकर घर की तरफ आ रहे होते हैं, मगर रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, जिसके कारण उनकी कार वहीं फंसी होती है। तभी उनके बगल में एक कार आकर रुक जाती है। उस कार में बैठी लड़की को देखकर दिव्या अपने पति से कहती है, विक्रम वो देखो, मेरी दोस्त। कहाँ है? तभी ट्रैफिक हट जाता है और वो कार आगे की तरफ निकल जाती है। ये देखकर दिव्या बोलती है, ओह शिट, कार निकल गई। मगर ये मेरी दोस्त पायल कैसे हो सकती है? वो तो लखनऊ में थी ना। मेरे पास तो उसका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है जो मैं पता लगा सकूं कि सच में वो वही थी या नहीं। अरे पागल, वो होगी तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर मिल ही जाएगी। तुम चिंता मत करो। वो तो ठीक है, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत परेशान है। अरे पगली, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो और कुछ नहीं है। इतना बोलकर विक्रम उसे वहाँ से ले जाता है। समय बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन दिव्या और विक्रम दोनों बाहर डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ एक पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बुरी तरह से मोड़ रहा होता है और वो बेचारी
सब कुछ सहन कर रही होती है। जब दिव्या की नजर उस पर पड़ती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी की दोस्त पायल और उसका पति सुमेर होता है। तभी गुस्से में दिव्या वहाँ जाती है और उसके हस्बैंड से कहती है, ये क्या बदतमीजी है? वो मेरी पत्नी है और बदतमीजी तो आप कर रही हैं मैडम, पति पत्नी के बीच में आके। दिव्या तुम जानती हो इसको? दिव्या इतना बोलकर पायल दिव्या को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी विक्रम कहता है, दिव्या यही तुम्हारी दोस्त है पायल? हाँ विक्रम, यही मेरी दोस्त पायल है। पायल तू बता, तू ठीक है ना? मैंने तुझे मना किया था ना कि इस दरिंदे से शादी मत करियो, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। ओ मैडम, जबान संभाल के बात करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कैसे हो, लेकिन याद रखना मैं अपनी दोस्त को तुम्हारे चंगुल से बचा कर ही रहूंगी। पायल चलो यहाँ से। सुमेर पायल को डरा धमका कर वहाँ से ले जाता है और घर जाने के बाद उसे खूब मारता है। साथ ही उससे कहता है, आज के बाद अपनी उस दोस्त से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तेरे पेट में पल रहे बच्चे को जान से मार दूंगा। मैं नहीं बात करूंगी उससे, मगर मेरे बच्चे को कुछ मत करना। सुमेर पायल को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बेचारी पायल डर के मारे रोने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन दिव्या पायल के घर आती है। क्योंकि पायल घर पर अकेली होती है तो वो दिव्या को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसे सुमेर की दी हुई धमकी याद आती है। तो वो दिव्या से कहती है, तुझे मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? जब सुमेर तुझे होटल से लेके जा रहा था तब मैंने तेरा और सुमेर का पीछा किया और मैं यहाँ तक आ गई। दिव्या प्लीज मेरी बात मान, तो यहाँ से चली जा। अगर सुमेर ने देख लिया तो मेरी जान को तो आफत हो जाएगी। पायल मेरी दोस्त, अपने लिए जीना सीख। जितना तू अत्याचार सहती जाएगी उतना ही तू मुजरिम बनती जाएगी। इतने में वहाँ सुमेर आ जाता है तो पायल उसे देखकर डर जाती है। साथ ही सुमेर गुस्से में दिव्या को वहाँ से भगा देता है और पायल को खींचकर अंदर ले जाता है, जहाँ वो उसके पेट पर जोरों से घूंसा मारता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर सुमेर बहुत घबराता है और अनजाने में दिव्या के हॉस्पिटल में ही उसे भर्ती करवा देता है, जहाँ दिव्या पायल का इलाज करती है और थोड़ी ही देर के बाद दिव्या बाहर आती है तो सुमेर से वो बोलती है, पायल के पेट में जो बच्चा था वो अब नहीं रहा और टेस्ट करने के बाद पता चला है कि उसके पेट में बुरी तरह से मारा गया है और ये एक पुलिस केस है। अब ये कैसी बात कर रही हैं आप? अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप पायल से पूछ लो, वो सीढ़ियों से गिर गई थी इसलिए ये सब हुआ। कुछ ही समय में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पायल से बयान लेती है, जिसमें पायल बोलती है, मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी, मेरा पति मुझे बुरे तरीके से मारता था, इतना मारता था कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी मर गया। पुलिस सुमेर को पकड़कर ले जाती है और दिव्या पायल को अपने साथ अपने घर ले जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। पायल अपना पिछला सब कुछ भूलकर खुशी से दिव्या और विक्रम के साथ रहती है। ऐसे ही एक दिन पायल सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि अचानक विक्रम उसे बचा लेता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। इसी के साथ कहीं न कहीं विक्रम और पायल एक दूसरे की तरफ खींचे जाते हैं और मन ही मन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही दिव्या कुछ समय के लिए किसी काम से बाहर जाती है। इसी बीच पायल और विक्रम की नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बता देते हैं और प्यार भरे लम्हों को एंजॉय करते हैं। वक्त गुजरता जाता है। एक शाम दिव्या और पायल दोनों बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं कि तभी दिव्या कहती है, वैसे पायल तेरा मन तो लग रहा है ना इस घर में। यार मुझे माफ करना, ना तो मैं तुझे टाइम दे पा रही हूँ ना ही विक्रम को। हे भगवान, दिव्या मुझे कितना प्यार करती है और मैं अपने ही दोस्त का घर उजाड़ने चली थी। ये सब मैं क्या करने जा रही थी? अरे बोल ना पागल। दिव्या, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। पर क्यों? क्या हुआ? मैं बस यही चाहती हूँ कि अब मुझे खुद की एक अलग पहचान बनानी चाहिए, क्योंकि तुम हमेशा कहती थी ना कि मुझे एक पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहिए। तो फिर वक्त आ गया है कि तुम मेरी उड़ान को पंख दो। इतना बोलते ही पायल को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है।
इतने में वहाँ पर विक्रम आता है और उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। दिव्या उसका हाथ पकड़कर उसकी नर्व्स चेक करती है और अच्छे से चेकअप करने के बाद विक्रम से कहती है, विक्रम, ये माँ बनने वाली है। क्या? ये सुनकर विक्रम घबरा जाता है क्योंकि वो जानता था कि पायल के पेट में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसी का है। थोड़ी ही देर में पायल को भी होश आता है और दिव्या उसको सारी बातें बता देती है। साथ ही उससे पूछती है, पायल, तुझे मेरी कसम बता, ये बच्चा किसका है? दिव्या, दिव्या मुझे माफ कर दे। अरे तो रो क्यों रही है? बताना आखिर बात क्या है? दिव्या, ये बच्चा मेरा और पायल का है। ये बात सुनकर दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसे में वो बोलती है, क्या मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने? दिव्या, मैं तेरी और विक्रम की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरी लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए था। माफ कर दो दिव्या, इसमें सबसे ज्यादा कसूर मेरा है। पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया और पायल की तरफ खींचा जाने लगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। एक सवाल पूछूंगी तुमसे और तुम्हें सच बोलना होगा। तुम दोनों को मेरी कसम। हाँ बोलो। क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ। नहीं दिव्या, मैं चली जाऊंगी तुम दोनों की जिंदगी से। तुम यहीं रहो, तुम विक्रम की पत्नी हो। अब तुम दोनों को मेरी कसम है कि तुम्हें अब हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहना होगा और मैं तुम दोनों की जिंदगी से चली जाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने तुम दोनों को अलग किया तो मैं विक्रम के साथ पहले की तरह नहीं रह पाऊंगी। साथ ही इस धोखे को मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा यही है कि तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ और मैं यहाँ से चली जाऊँ। ऐसे ही कुछ समय के बाद दिव्या विक्रम से डाइवोर्स ले लेती है। साथ ही पायल की विक्रम से शादी भी करवा देती है, जिसके 9 महीनों के बाद पायल एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और फिर सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।